हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। ये बदलती हुई शिक्षा की तस्वीर है, वो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। कोरोना काल के बाद में ऑनलाइन शिक्षण को क्लास शिक्षण से अधिक मान्यता मिल रही है और परिस्थितियां भी कुछ ऐसी है। तो आपको अच्छे मार्क्स बनाने हैं, अच्छा पढ़ना है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम पढ़ रहे हैं IR भारत और पाक संबंधों के बारे में हमने वीडियो डाल दिए हैं। अब हम आज भारत चीन संबंधों पर दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमने भारत और चीन की जो आधारभूत जानकारियां थी वो आपको दे दी। किस तरह से भारत और चीन दोनों प्राचीन सभ्यताएं थी, क्या क्या साम्यताएं रही, इसके बारे में बताया। आज हम जो साम्यवादी क्रांति के बाद में चीन और भारत के क्या संबंध रहे उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अक्टूबर 1949 को भारत ने चीन की जो साम्यवादी क्रांति हुई थी उसको पूर्ण समर्थन दे दिया था। भारत हमेशा ही चीन को अपने अच्छे मित्र के रूप में देखता है, क्योंकि भारत का ये मानना था कि एशिया महाद्वीप के ये दो बड़े राष्ट्र हैं और उनके अच्छे संबंध, मित्रतापूर्ण संबंध रहने से एशिया महाद्वीप है वो अधिक विकसित हो सकता है। तो भारत ने हमेशा मित्रतापूर्ण रवैया अपनाया और चीन का राजनयिक समर्थन है वो हमेशा वो करता रहा। यूएनओ की सदस्यता दिलाने में भी भारत की बड़ी भूमिका रही। भारत ने ही यूएनओ के द्वारा चीन को राजनयिक मान्यता दिलाने में सफलता दिलाई थी। भारत ने बिना शर्त के तिब्बत में चीन का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया था, जबकि तिब्बत पर चीन का अधिकार करना उसकी विस्तारवादी साम्राज्यवादी नीति का परिणाम था। लेकिन फिर भी भारत अच्छे संबंधों के कारण है उसने तिब्बत पर चीन की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली थी और अब तक भारत और चीन के अच्छे संबंध ही चलते रहे। 29 अप्रैल 1954 को दोनों ने पंचशील सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए थे। ये तारीख शायद आपको याद है, क्योंकि भारतीय विदेश नीति की विशेषताओं में हमने आपको पंचशील का सिद्धांत है वो विस्तार से समझा दिया था। पंचशील का सिद्धांत यानी हम एक दूसरे देश की अखंडता को स्वीकार करते हैं, हम एक दूसरे देश के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस तरह से 5 जो ये शील 5 आचरण के सिद्धांत है, इस पर चीन और भारत दोनों ने बढ़ चढ़कर पंचशील सिद्धांत को मान्यता दिलाने के लिए काम किया था और भारत ने बेबाक बिना शर्त के चीन की हर बात स्वीकार कर ली। अब 1955 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का बांडुंग सम्मेलन हुआ और भारत ने चीन को वहां भी बड़ी मान्यता दी थी और दोनों के जो संबंध है वो अच्छे चल रहे थे 1955 में। अब समय आया 1956 का। चीन ने पहले ही तिब्बत पर अधिकार कर लिया था, लेकिन यहाँ तिब्बत के खम्पा क्षेत्र पर, नोट कर लीजिए, तिब्बत का खम्पा क्षेत्र है, वहाँ चीन के प्रति विद्रोह शुरू हो गया था। और हम आपको इसे थोड़ा पीछे ले जाना चाहेंगे कि ब्रिटिश भारत में भी तिब्बत का अपना अलग अस्तित्व था। तिब्बत में, भारत में और चीन में ब्रिटेन के अलग अलग राजदूत है वो नियुक्त होते थे। तो ये इस बात का प्रमाण है कि तिब्बत का अपना अलग अस्तित्व था और उसी अस्तित्व को कायम रखने के लिए तिब्बत के खम्पा क्षेत्र में चीन के प्रति विद्रोह शुरू हो गया था और यहीं से कुछ भारत चीन संबंध बिगड़ना शुरू हुए थे। ये समय जो 1949 से 1957 तक का था वो चीन और भारत के बीच में मित्रतापूर्ण था, क्योंकि भारत ने हमेशा मित्रतापूर्ण दृष्टिकोण रखा और चीन की विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीतियों को भी उसने बिना शर्त के समर्थन दिया था। अब काल आता है 1958 से 1977 का समय हम आपको समझाएंगे। 1958 से भारत और चीन के बीच में नकारात्मक पहलू अधिक तेजी से उभरने लगे, यानी चीन है वो भारत के प्रति अपना शत्रुतापूर्ण रवैया है वो अपनाना शुरू कर दिया था खुले रूप में। हालांकि चीन की नीति हमेशा ही विस्तारवादी रही थी। सबसे पहला जो चरण दोनों के संबंधों में खटास का था वो था
31 मार्च 1959, नोट कर लीजिए तारीख, 31 मार्च 1959। मैंने पहले ही बताया हम आईआर पढ़ रहे हैं, और आईआर को अच्छे से याद करने के लिए आपको समय रेखा बनानी पड़ेगी कि कब कौन सी घटनाक्रम है वो घटित हुआ। तो तारीख नोट कीजिए, 31 मार्च 1959। 31 मार्च 1959 को क्या महत्वपूर्ण घटना हुई? दलाई लामा जो बौद्ध धर्म गुरु थे, उन्होंने चीन के मानवाधिकारों के हनन के विरोध में भारत में शरण ले ली थी। कहाँ पे? भारत के हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला नामक स्थान पर। आज भी धर्मशाला में बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध धर्मावलंबी है, जो तिब्बती लामा है, वो निवास करते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, अपना अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले दलाई लामा ने अपने बहुत सारे फॉलोवर्स के साथ हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला नामक स्थान पर शरण ले ली थी, और भारत ने इसका विरोध नहीं किया बल्कि उनको शरण दे दी। और ये बात चीन को अच्छी नहीं लगी। चीन ने कहा कि ये हमारे आंतरिक मामलों में भारत की दखल अंदाजी है। यहाँ हम आपको एक बात और स्पष्ट करना चाहेंगे कि दलाई लामा है क्या कोई व्यक्ति विशेष का नाम है या पद है? तो आप अच्छे से समझ लीजिए, ये बौद्ध धर्म में दलाई लामा है, ये पद का नाम है। उस व्यक्ति का नाम क्या था? तेंजिन ग्यात्सो। स्पेलिंग नोट कर सकते हैं, TENSING तो दलाई लामा क्या है? वहां का एक पद है, और उनका नाम क्या था? तेंजिन ग्यात्सो। बहुत बड़े बौद्ध धर्म गुरु है, उनके बहुत सारे फॉलोवर्स है, धर्म प्रचारक है, तो मानवाधिकारों के ये समर्थक है। तो चीन में, तिब्बत में जो मानवाधिकारों का हनन हो रहा था उसके विरोध में उन्होंने यहाँ आकर शरण ले ली, और भारत ने इसका विरोध नहीं किया। तो चीन इसे अपने आंतरिक मामलों में दखलंदाजी मानने लगा था। और यहाँ हमें नुकसान इस बात का हुआ, नेहरू की जो समाजवादी नीति थी, नेहरू की समाजवादी नीति के कारण भी चीन के मामले में, भारत चीन संबंधों में हमें नुकसान झेलना पड़ा था। और यही हम तिब्बत की तरह ही भारत चीन संबंधों में नेपाल की स्थिति भी बड़ी भूमिका निभा रही थी। नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। नेपाल और भारत की संस्कृति भी दोनों की एक समान है। जब हम भारत नेपाल संबंध पढ़ेंगे, जब आपको नेपाल के बारे में विस्तार से बताएंगे, यहाँ नेपाल है वो बफर स्टेट, बफर राज्य के रूप में काम कर रहा है चीन और भारत के बीच में। बफर राज्य वो होता है जहाँ दो अलग अलग देशों के बीच भूमिगत सीमा है वो लगती है, यानी थल सीमा है वो दोनों देश की टच होती है, वो होता है बफर स्टेट। तो ये बफर राज्य के रूप में काम कर रहा था। तो चीन है वो नेपाल में भी अपनी विस्तारवादी नीति है, या चीन है वो नेपाल में भी अपना भारत विरोधी रुख अपना रहा था। अब 1959 के बाद में चीन है वो भारत के प्रति उसने विरोधी रवैया अपना रखा था। तो 1962 तक उसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। लेकिन अब अगली तारीख आपको याद रखनी है, 20 अक्टूबर 1962। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर अनायास ही आक्रमण कर दिया था। भारत को इस बात का बिल्कुल अंदेशा नहीं था, और विदेश नीति के संदर्भ में और भारत और अन्य देशों के साथ संबंधों में आपको ये बहुत अच्छे से इस घटना को समझना है, इस कंसेप्ट को समझना है कि 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर चीन का आक्रमण करना, इसके पीछे कई कारण रहे। उस समय हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और राजनयिक स्थिति कमजोर थी। साथ ही साथ भारत की आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी, और चीन ने इसका बड़ा फायदा उठाकर अनायास ही भारत को दो तरफ से घेर लिया। आप नक्शे में देख लीजिएगा, भारत को दो तरफ से घेरा। कौन कौन सी तरफ से? चीन ने दो तरफ आक्रमण किया। एक तो अरुणाचल प्रदेश पर, जो कि हमारा ईस्टर्न फ्रंट है, और दूसरा चीन ने एक साथ आक्रमण किया कश्मीर पर, यानी हमारा नॉर्थर्न फ्रंट। मतलब दोनों ओर से भारत को चीन ने 1962 में
घेर लिया था। तो भारत की इस जो चौं ओर की स्थिति थी उसका जमकर फायदा उठाया चीन ने। और क्योंकि हालांकि अर्थशास्त्र का विषय है, लेकिन उस समय भारत की जो आर्थिक स्थिति है, यानी आर्थिक विकास की दर है, वो बहुत कम थी, स्लो इकोनॉमी पर चल रहा था भारत, और चीन ने इसका फायदा उठाया। कहते हैं कि चीन ने जब भारत पर आक्रमण किया था तब हमारे सैनिकों के पास किसी भी तरह का ड्रेस मटेरियल भी ढंग का नहीं था, उनके पास जो सैन्य साजो सामान इक्विपमेंट्स भी नहीं थे। और एक यही ऐसा युद्ध था जब पुलिस के जवानों ने पीटी शूज में भारत की तरफ से चीन का विरोध किया था और भाग लिया था। पुलिस जवान ने पहले एक ऐसा यही युद्ध है जब उन्होंने भाग लिया था। तो ये बात भी आप नोट कर लीजिए। और अब फिर भी हालांकि भारत के पास कोई सैन्य साजो सामान उतना नहीं था और साधन नहीं थे, फिर भी भारतीयों की जो त्याग, बलिदान और समर्पण की भावना है, उसके कारण लगभग 1 महीने के भीतर चीन को युद्ध विराम, एक तरफा युद्ध विराम करना पड़ा। फिर भी इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि भारत का जो हिस्सा था लद्दाख, उसके 38,000 किलोमीटर क्षेत्र पर चीन ने अधिकार कर लिया था। उसको नाम दिया अक्साई चीन। यहाँ चीन का मतलब चीन का हिस्सा नहीं है, हमने जैसे सियाचिन, अक्साई चीन, तो यहाँ चीन को आप समझ लीजिए, चीन का मतलब है बर्फीला क्षेत्र या ग्लेशियर वाला क्षेत्र। तो इस चीन को चीन ना समझे, चीन का जो उच्चारण है वो चाइना है, एक्चुअली CHINA, हम उसको चीन बोलते हैं, वो चाइना है। तो यहाँ अक्साई चीन के 38,000 किलोमीटर क्षेत्र पर चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, और इसको क्या कहा गया, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जहां अक्साई चीन का क्षेत्र है वो खत्म होता है, उस जगह उसको लाइन नाम दिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। यानी अब चीन है, वो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा, मैकमोहन भी हमने आपको पूरे वीडियो में समझाया। मैकमोहन एक्चुअली ये जो उच्चारण था, प्रोनाउंसिएशन था, मैकमोहने एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने शिमला नामक क्षेत्र में रहकर भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण किया था। और चीन शुरू से ही उस मैकमोहने रेखा को नहीं मानता, और उसने अक्साई चीन का हिस्सा लेते हुए वहां एक नई रेखा खड़ी कर दी, उसको कहा गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। आपके प्रश्न आ सकता है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आप क्या लिखोगे इसको, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इसी के बाद 1962 के बाद 1963 में, जो 1947 में पाकिस्तान ने भारत के कुछ हिस्से पर, जिसे वो पाक अधिकृत कश्मीर कहता है, POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसका कुछ क्षेत्र इस अक्साई चीन से लगता हुआ उसका कुछ क्षेत्र है, पाकिस्तान ने चीन के साथ अपने मित्रतापूर्ण रवैया रखने के लिए यहाँ, या अपने कहते हैं अपने आका को खुश करने के लिए उसने गिफ्ट कर दिया था। यानी भारत का हिस्सा जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से अधिकृत कर रखा था, उस हिस्से को चीन को दे दिया था। और ये भारत के संप्रभुता पर सीधी जोर थी, संप्रभुता पर प्रहार था, क्योंकि ये जो POK भारत का चीन को, पाकिस्तान का चीन को देने के बाद में अब चीन है अक्साई चीन, और POK से होता हुआ सीधा पाकिस्तान की ओर अपना वन बेल्ट वन रोड है वो बना सकता था, और भारत के आंतरिक भूखंड पर अपना हस्तक्षेप स्थापित कर सकता था। तो एक एक चीज को आपको समझना होगा, चीन, तिब्बत, पाकिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर, LAC, सभी चीजों को समझते हुए आप भारत और चीन संबंधों को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो आज के वीडियो में आपने 1949 से लेकर 1963 के घटनाक्रम को सुना है, समझा है। आपको समझना होगा, क्योंकि IR समझने के लिए आपको चारों तरफ के जो कंसेप्ट है वो समझने जरूरी होंगे, तभी आप ठीक ढंग से प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे और भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में
आपको IR दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो घर रहिए, आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अगर आपने आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और साथ में वीडियो देखते समय नोटबुक और पेन लेकर बैठिए और अपने नोट्स बनाइए। धन्यवाद।